हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ट्रिपल ई आई क्यू। और आज मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन बताऊंगा जो कि पावर सिस्टम से है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि हम लोग के पास एक इम्पल्स व्हील स्टीम टरबाइन है। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई भी टरबाइन हो तो इस टरबाइन को घुमाने के लिए क्या करना होगा? स्टीम फेंकना होगा इसके ब्लेड के ऊपर, तभी तो ये घूमेगा ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इम्पल्स व्हील कैसा होता है। व्हील है तो सिंपल सी बात है, आपका जो टरबाइन होगा ना, ये टायर की तरह होगा, यानी चक्के की तरह। तो इस फोटो में देखिए, ये आपका स्टीम व्हील टरबाइन है। जिस तरीके से हम लोग का पेल्टन व्हील टरबाइन होता है ना, पेल्टन व्हील कैसा होता है? एक आपका सर्कल होता है और इधर आपका ढेर सारा बकेट लगा होता है इस तरीके का। तो ठीक यहाँ पे वही है, ये आपका सर्कल हो गया और यहाँ पे देखिए सब ब्लेड लगा हुआ है। तो इस ब्लेड को घुमाने के लिए हम लोग को स्टीम डालना होगा। तो स्टीम हम लोग देखिए नोजल के थ्रू देते हैं। ये आपका नोजल लगा हुआ है और यहाँ पे तीन नोजल लगा हुआ है। एक तो ये है, इधर दूसरा, और ये आपका तीसरा नोजल। तो इन तीनों नोजल में जो स्टीम का प्रेशर होगा ना, वो सेम होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्वेश्चन पे रिटर्न आते हैं। क्वेश्चन पे ही बोल रहा है कि जो प्रेशर है दोनों साइड में वो कैसा होता है? तो ये दोनों हमेशा सेम होगा, क्योंकि इस फोटो में देखिए, दो साइड से हम लोग स्टीम मार रहे हैं ना। एक तो इधर से स्टीम मार रहे हैं और एक आपका इधर से स्टीम मार रहे हैं, तो दोनों साइड में प्रेशर आपका सेम होगा। ठीक है। और इस तरीके से देखिए, इसमें घूमते हुए दिखाया है। जब इधर से आप करते हैं ना, तो ये पूरा पूरा घूमते हुए दिखा है और इसमें आपका चार नोजल लगा हुआ है। इससे पहले वाले में तीन था और इसमें आपका चार है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीहीट फैक्टर को लेकर के है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो भी हम लोग का थर्मल पावर प्लांट है, तो थर्मल पावर प्लांट में मैंने बताया था एक रीहीट साइकिल था। तो रीहीट साइकिल का क्या काम था? जो भी आपका स्टीम बॉयलर से निकलने के बाद जब टरबाइन के ब्लेड पे पड़ रहा था, एक तरीके से, तो हमारा क्या होता है, स्टीम एक्सपैंड हो रहा था। और एक्सपैंड होने के कारण इसमें क्या हो रहा था, कुछ ना कुछ नमी आ रहा था। क्योंकि एक्सपैंड हो रहा है, इसका मतलब क्या, प्रेशर भी आपका डाउन हो रहा है और टेम्परेचर भी आपका डाउन हो रहा है। उसके कारण क्या होगा, कुछ ना कुछ इसमें नमी आएगा। तो उस स्टीम को हम लोग क्या कर रहे थे, फर्स्ट स्टेज से निकाल करके हम लोग रीहीटर के पास भेजते थे और फिर से हम लोग क्या करते थे, उस स्टीम को ड्राई स्टीम में कन्वर्ट करके फिर से सेकेंड स्टेज के टरबाइन में फेंकते थे। तो वही चीज है यहाँ पे कि रीहीट हम लोग को क्यों करना पड़ा, इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे है रीहीट फैक्टर। तो देखिए क्या होता है, अभी हम लोग थोड़ा सा ग्राफ से समझते हैं। ये आपका इंथैल्पी है, यानी एच से डिनोट करते हैं, और ये आपका एंट्रोपी है, यानी एस से डिनोट करते हैं हम लोग। इंथैल्पी क्या होता है मैंने आपको बताया है, एंट्रोपी क्या होता है ये भी मैंने बताया है। फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, अगर हम लोग एंट्रोपी की बात करें, एंट्रोपी को हम लोग सिंपली कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी गैस हो, क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट पढ़ रहे हैं। थर्मल पावर प्लांट क्या हम लोग का एक वेपर साइकिल है। ठीक है। तो वेपर साइकिल मतलब क्या है, इसमें हम लोग एक तरीके से स्टीम यूज कर रहे हैं ना, और स्टीम हम लोग क्या है, एक तरीके से गैस है। तो अभी आप इमेजिन कीजिए कि ये आपके पास एक कंटेनर है। तो इस कंटेनर में आपका गैस भरा हुआ है। ठीक है। तो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमेशा क्या होता है, फ्री स्टेट में होता है। तो फ्री स्टेट में होने के कारण क्या होगा, ये आपस में टकराते रहता है। ठीक है। आपस में टकरा रहा है, इसका मतलब क्या, कि ये सब मॉलिक्यूल्स जो है अपने आप में मूवमेंट कर रहा है, यानी हिल रहा है। कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि अगर ये हिल रहा है अपने आप में, फिर ट्रैवल कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर इसका अपना इंटरनल एनर्जी है। ठीक है। और इंटरनल एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एंट्रोपी वर्ड यूज करते हैं। समझ में आया? और आपका यहाँ पे है इंथैल्पी। तो इंथैल्पी सिंपली हम लोग वर्ड यूज करते हैं ताकि जो भी हम लोग का गैस है, इस गैस में क्या होगा, कोई भी गैस हो आपके पास, उसमें क्या होगा, एक तो इसका प्रेशर होगा, एक इसका टेम्परेचर होगा, और एक इसका अपना इंटरनल एनर्जी होगा, जिसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट। इंटरनल एनर्जी क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी एंट्रोपी समझाया, हर एक गैस में क्या होता है, अपना इंटरनल एनर्जी होता है, जिसको हम लोग एंट्रोपी बोलते हैं। तो इन तीनों को एक वर्ड में अगर रिप्रेजेंट करना हो, तो हम लोग इसको इंथैल्पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी देखिए, ये एक तरीके से आपका क्या है,
एच और एस के बीच का ग्राफ है, ठीक है। इंथैल्पी इंट्रॉपी का ग्राफ है, और इसी को बोलते हैं मॉलियर डायग्राम, ठीक है। इसमें आपका प्रेशर जो होगा कुछ इस तरीके से जाता है, इस तरीके से, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं 3-4 लाइन ले ले रहा हूँ प्रेशर का। मान लेते हैं आपका P1 है, ये मान लेते हैं आपका P2 है, और इसी तरीके से ये मान लेते हैं P3 है। तो अभी देखिए, आप बस इमेजिन कीजिएगा कि स्टीम जो है बॉयलर से निकल करके आपके टरबाइन पे गया, ठीक है, और इस समय जो प्रेशर आपका ये P1 है। देखिए, यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है। अभी बॉयलर से स्टीम निकल करके आपका टरबाइन के ब्लेड पे आ रहा होगा, और जैसे ही टरबाइन के ब्लेड से टकराता है, या फिर इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको लो प्रेशर टरबाइन का डायग्राम दिखाया था, इस तरीके का था आपका, और यहाँ पे नोजल रहता है, ठीक है। तो इस नोजल में क्या था, फिक्स्ड ब्लेड लगा हुआ था यहाँ पे ढेर सारा, और अंदर में आपका ये साफ्ट था, और इस साफ्ट में भी क्या था आपका मूविंग ब्लेड, और स्टेशनरी ब्लेड लगा हुआ था बीच बीच में, जिसको हम लोग क्या कहते थे, गाइड ब्लेड कहते थे, जो कि स्टीम को वन सेट ऑफ ब्लेड से दूसरे सेट ऑफ ब्लेड तक ले जाने का रास्ता दिखाता है। तो अभी आप इमेजिन कीजिए कि ये जो टरबाइन है, इस टरबाइन में जैसी स्टीम इन करेगा ऊपर से, तो क्या होगा, ब्लेड से टकराएगा, क्योंकि ये फिक्स्ड ब्लेड है यहाँ पे। तो जब ये ब्लेड से टकराता है, तो यहाँ पे आपका फ्रिक्शन आता है, एक वर्ड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब क्या, घर्षण। तो फ्रिक्शन होने के कारण क्या होता है कि आपका जो स्टीम है, यानी जो स्टीम आ रहा है, इस स्टीम में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। अब स्टीम में इम्प्रूवमेंट हो रहा मतलब इसका जो टेम्परेचर है, इसका जो प्रेशर है, या फिर इसका जो इंटरनल एनर्जी है, उसमें इम्प्रूवमेंट आता है। यानी सिंपली आप कह सकते हैं आपका जो इंथैल्पी है वो आपका इम्प्रूव हो जाता है, यानी इंथैल्पी आपका बढ़ेगा फ्रिक्शन के कारण। फ्रिक्शन कहाँ से आ रहा है, क्योंकि ये ब्लेड से टकरा रहा है ना, समझ रहे हैं। उसके बाद इसको क्या दिया जा रहा है, सकरा रास्ता दिया जा रहा है, यहाँ से फिक्स्ड ब्लेड लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसको बहुत सकरे रास्ता से गुजारा जा रहा है। तो अभी देखिए, अभी हम लोग यहाँ पे दो कंडीशन लेके चल रहे हैं। केस वन में नो फ्रिक्शन, ठीक है, यानी जब आपका कोई फ्रिक्शन नहीं था, तो ये जो ब्लैक लाइन है ना, ये ब्लैक वाला लाइन, ये ब्लैक लाइन जो है आपका नो फ्रिक्शन को लेकर के है। तो अभी आप समझिए कि ये वन पॉइंट है, यानी इस पॉइंट पे, यानी इस पॉइंट पे आपका बताया गया है कि स्टीम जो है टरबाइन के नोजल में इंटर कर रहा है। फिर सिंपली कहिए कि स्टीम जो है आपका टरबाइन में इंटर कर रहा है, ठीक है। तो उस समय इसका प्रेशर था P1। तो जैसे ही हमारे ब्लेड से टकराता है, तो वहां पे क्या होता है, आपका एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन होता है, इसका मतलब क्या, आपका प्रेशर में गिरावट आता है। तो देखिए, वन से डायरेक्ट गिर करके, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये वन से गिर करके सीधे कहाँ चला गया, 2s पे चला आ गया, ठीक है। तो अभी ये क्या था, हम लोगों ने माना कि यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल केस में तो ऐसा नहीं होगा ना, कुछ ना कुछ यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा ही आएगा। तो फ्रिक्शन होने के कारण क्या होगा, आपका ये 2s, यानी ये पॉइंट जो है अभी आपका 2s है, कर्सर को देखिए यहाँ पे, ये 2s है अभी। तो फ्रिक्शन होने के कारण क्या होगा, आपका इंथैल्पी कुछ ना कुछ इम्प्रूव होगा, तो ये ऊपर भागेगा, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर पे आपका ये ऊपर भागेगा, यानी 2 पे पहुंच गया। देखिए, ये इंथैल्पी का लाइन है ना, पहले आपके क्या था, यहाँ पे था इंथैल्पी, ठीक है, लेकिन फ्रिक्शन होने के कारण कहाँ भाग गया, ये 2 पे भाग गया। देखिए, अब यहाँ से डॉट लाइन कीजिएगा, तो आपका क्या हुआ, इंथैल्पी इंप्रूव हुआ ना, यानी एच आपका क्या होगा, इंक्रीज हुआ। ठीक उसी तरीके से अब ये 2 पे पहुंचा हुआ है आपका, ठीक है। अब 2 पे देखिए, 2 पे फिर आपका स्टीम जब आगे बढ़े तो क्या होगा, फिर इसमें एक्सपेंशन होगा, यानी प्रेशर फिर से आपका डाउन होगा, लेकिन फिर भी वहां पे क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन होने के कारण क्या होगा, आपका ये अपने इंथैल्पी को फिर से इंप्रूव करेगा, और फिर इसी तरीके से बढ़ते जाएगा। तो 1 से लेकर के यहाँ पे देखिए, यानी ये वाला जो साइकिल हुआ ना, ये आपका स्टेज 1 हुआ। मैंने आपको बताया था कि स्टीम टरबाइन जो होता है स्टेजेस में बटा होता है, ठीक है। एक स्टेज का है, 2 स्टेज का है, 3 स्टेज का है, 4 स्टेज का, 5 स्टेज का है। तो ये मैंने दिखाया कि 4 स्टेज का आपका स्टीम टरबाइन था। तो यहाँ पे पहला स्टेज हुआ, उसके बाद आपका ये दूसरा स्टेज हुआ, और ये आपका तीसरा स्टेज हुआ, और इसी तरीके से जब जाइएगा तो
चौथा पांचवा जिस तरीके का आपका टरबाइन है। तो आप देख सकते हैं कि फ्रिक्शन होने के कारण और फ्रिक्शन ना होने के कारण कितना ज्यादा यहाँ पे चेंजिंग आ रहा है, खासकर इंथैल्पी में, क्योंकि इंथैल्पी तो हम लोग का मेन है ना। इंथैल्पी का मतलब क्या, आपका प्रेशर, आपका टेम्परेचर और आपका इंटरनल एनर्जी। तो जब आपका रीहीट फैक्टर है, देखिए देखिए अभी हम लोग रीहीट फैक्टर को फिर से इस डायग्राम से समझते हैं। तो अभी आप इमेजिन कीजिए कि आपका बॉयलर है और इस बॉयलर से स्टीम जो है टरबाइन के पास जा रहा है, ठीक है। तो अभी इस स्टीम का क्या होगा, कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। और ये जो टरबाइन है ये आपका मल्टी स्टेज टरबाइन है, और अभी हम लोग मान के चलते हैं कि ये 5 स्टेज का टरबाइन है, ठीक है। तो अभी आप इमेजिन कीजिए ये स्टीम जो है जस्ट इन कर रहा है इस टरबाइन के अंदर, यानी अभी ये फर्स्ट स्टेज में इन करेगा टरबाइन के। तो ये जो स्टीम है इसका प्रेशर होगा, अभी मान लेते हैं ये P1 प्रेशर पे है, यानी इस 1 पॉइंट पे है। तो आपको पता है जैसे ही ये स्टेज 1 में इन करेगा तो वहां पे क्या होगा, टकराने के कारण इसके प्रेशर में कमी आएगा, प्रेशर में कमी आएगा, यानी ये 1 से क्या होगा, नीचे गिरने लगेगा। तो गिर करके इमेजिन करते हैं ये ए पे पहुंच गया, ठीक है। लेकिन ये ब्लेड से जब टकरा रहा है तो उस समय क्या होगा, फ्रिक्शन आया होगा ना कुछ ना कुछ, ठीक है। तो फ्रिक्शन होने के कारण क्या होगा, इसके इंथैल्पी में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। क्योंकि इंथैल्पी फ्रिक्शन है मतलब क्या है, वहां पे कुछ ना कुछ गर्मी है एक तरीके से, ठीक है। तो पहला, यानी अगर आप देखते हैं कि जब हम लोग का फ्रिक्शन नहीं था, नो फ्रिक्शन, तो नो फ्रिक्शन पे आपका इंथैल्पी कहाँ पे आके रुका, ये आपका यहाँ पे आके रुका है, ठीक है। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूँ, मान लेते हैं 5 में दे देता हूँ, ठीक है। ये 5 नंबर पे आके रुका हुआ है। लेकिन प्रैक्टिकल केस में या फिर रियल लाइफ में क्या होगा, फ्रिक्शन तो आएगा ही आएगा ना। तो फ्रिक्शन के कारण क्या हुआ, आपका ये ए पॉइंट से आपका सीधे सीधे एक्स पॉइंट पे पहुंच गया एंथैल्पी, यानी आपके एंथैल्पी में इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। ये आपका आया हुआ है। ठीक उसी तरीके से जब आपका स्टीम, यानी स्टीम कहाँ से, एक्स पॉइंट से सेकेंड स्टेज में इन करेगा, तो सेकेंड स्टेज में फिर से ब्लेड से टकराएगा, तो वहाँ पे प्रेशर कम होगा, यानी ये कहाँ बी पे आकर गिर गया एक तरीके से। और फिर से यहाँ पे कुछ ना फ्रिक्शन होगा, तो कुछ ना कुछ इसमें एंथैल्पी में इंप्रूवमेंट हो, यानी वाई पे पहुंच गया। फिर वाई से फिर नेक्स्ट स्टेज में जाएगा, तो फिर से इसके प्रेशर में डिक्रीमेंट होगा, और फिर से फ्रिक्शन के कारण इसके एंथैल्पी में इंप्रूवमेंट होगा, और फिर से इस तरीके से रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, 5 स्टेज का दिखाया गया है इसमें। तो जब भी हम लोग रीहीट फैक्टर निकालना चाहेंगे ना, क्योंकि ये फैक्टर है, इसका मतलब क्या, ये रेशियो होगा। अब किसका रेशियो, तो ये जो स्टेजेस है, हर एक स्टेजेस का हम लोग इफिशियंसी निकालते हैं पहले, ठीक है। इफिशियंसी ऑफ स्टेज 1 प्लस इफिशियंसी ऑफ स्टेज 2 प्लस इफिशियंसी ऑफ स्टेज 3, इसी तरीके से जितना स्टेज होगा उसको ऐड करते हैं और भागा देंगे, डिवाइड करेंगे इफिशियंसी ऑफ सिंगल स्टेज, मतलब ऊपर में, यानी ऊपर में आपका जितने स्टेज का टरबाइन है उन सारे स्टेज का इफिशियंसी होगा, और नीचे में हम लोग सिंगल स्टेज का रखते हैं। सिंगल स्टेज मतलब ये 1 से, इमेजिन कीजिए कि ये जो टरबाइन था आपका सिंगल स्टेज था, सिंगल स्टेज था मतलब क्या है, ये अगर 1 पॉइंट है और ये सेकंड पॉइंट है, 1 से डायरेक्ट कहाँ चला जाता है, 2 पे जाता है, नहीं, इस 1 पॉइंट से डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाता, इस 2 पॉइंट पे पहुंच जाता, ठीक है। तो नीचे में हम लोग हमेशा सिंगल स्टेज का एफिशिएंसी रखते हैं, और ये इसी का रेशियो आपको दे देगा रीहीट फैक्टर। तो रीहीट फैक्टर देखने से क्या हुआ है, फिर रीहीट फैक्टर हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये आपके टरबाइन के एफिशिएंसी को इंप्रूव कर रहा है ना। ये ग्राफ से आपको पता चल रहा है कि आपका ये एंथैल्पी एक तरीके से इंप्रूव हो रहा है हर जगह। तो एंथैल्पी इंप्रूव हो रहा है, इसका मतलब क्या, आपका टरबाइन का एफिशिएंसी बढ़ रहा है ना, ठीक है। और किस बेसिस पे बढ़ रहा है, फिर कितना बढ़ेगा, अब यहाँ पे जरूरी नहीं है। देखिए रीहीट साइकिल मैंने आपको बताया था, तो रीहीट साइकिल में क्या करते थे हम लोग, हर एक स्टेज से स्टीम को निकाल करके उसको रीहीटर में भेजते थे, उसको गर्म करके फिर से टरबाइन के अंदर फेंकते थे। तो ये जो इंथैल्पी में इंक्रीमेंट आ रहा है ना, यहाँ पे ए से लेके एक्स तक जो आपका इंप्रूवमेंट हुआ, ये किसके कारण हुआ, ये तो फ्रिक्शन के कारण हुआ ना, समझ रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे रीहीटर यूज करके करते हैं तो ये जो इंथैल्पी है ये और आपका इंप्रूव हो जाएगा। तो
इस तरीके से हम लोग अपने टरबाइन के एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं। और अभी देखिए, इसका मैं फार्मूला आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से होता है। इफिशिएंसी है ऊपर में ये, ठीक है, हर एक स्टेज का, और नीचे के में हम लोग का है एंथैल्पी 1 से 2 का। 1 से 2 का मतलब डायरेक्ट आपका सिंगल स्टेज की बात हो रही है। और इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ, देखिए। सबसे पहला है डेल H1A। H1A मतलब क्या, फर्स्ट स्टेज में। डेल क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि हम लोग को यहाँ पे स्मॉल वैल्यू को दिखाना है ना, तो कहीं पे भी स्मॉल वैल्यू दिखाना, तो वहाँ पे हम लोग हमेशा डेल लेकर के चलते हैं। तो ये आपका एक तरीके से डेल है, असेंबली का ये डेल्टा है। तो ये क्या है, डेल्टा 1A। 1A मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए डेल्टा, डेल्टा HXB मतलब यहाँ से x से लेकर के b तक की बात हो रही है। उसी तरीके से y से लेकर के c तक की, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात हो रही है। उसके बाद फिर z से लेकर के d तक, यानी हर एक स्टेज का एफिशिएंसी निकाला गया है। और फिर सिंगल स्टेज का मतलब 1 से डायरेक्ट आपका 2 तक का एंथैल्पी का दिखाया गया है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं वीडियो ऐसे सजेस्ट कर दूंगा। और ये सब थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है, ठीक है। और ज़्यादातर ये सब मैकेनिकल स्टूडेंट को पढ़ना होता है डीपली, तो हम लोग को इतना डीपली नहीं जाना है, बट मैंने आपको थोड़ा सा बता दिए कैसे ये होता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका रीहीट फैक्टर को लेकर के है। तो यहाँ पे बोल रहा है सही ऑप्शन चूज करना है। तो इसका ए फॉर एप्पल हो जाएगा। अभी जस्ट मैंने आपको रीहीट फैक्टर का फॉर्मूला बताया। रीहीट फैक्टर में क्या होता है, एक तरीके से फैक्टर लगा हुआ है, तो इसका मतलब रेशियो। तो किस चीज का रेशियो? तो ऊपर में हम लोग लिखते हैं टरबाइन के स्टेजेस का इफिशियंसी, यानी इफिशियंसी ऑफ स्टेज 1 प्लस इफिशियंसी ऑफ स्टेज 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितना मीन स्टेजेस है उसका इफिशियंसी, और डिवाइड करते हैं नीचे में इफिशियंसी ऑफ सिंगल स्टेज। तो देखिए, पहला ऑप्शन बोलता है इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टेजेस। बिल्कुल सही बात है, नंबर ऑफ स्टेजेस अगर बढ़ेगा, इसका मतलब क्या, आपका न्यूमरेटर बढ़ रहा है, ऊपर वाला वैल्यू बढ़ रहा है। देखिए, अगर मैं लिखूँ 5/2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपका ये न्यूमरेटर बड़ा है ना, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप स्टेजेस को बढ़ा रहे हैं, एक तरीके से स्टेजेस बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या, आपका ये न्यूमरेटर बढ़ता जाएगा ना, इसमें और ऐड होता जाएगा। और ये नीचे में तो हमेशा सिंगल स्टेज वाला ही रहेगा ना एफिशिएंसी। इसका मतलब क्या, आपका रीहीट फैक्टर बढ़ेगा अगर आप यहाँ पे स्टेजेस को बढ़ा देते हैं। बाकी सब ऑप्शन देखिए तो गलत हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको याद करना होगा। बोलता है मल्टी स्टेज स्टीम टरबाइन अगर हम लोग के पास है, तो इसमें रीहीट फैक्टर जो होता है किसके बीच में रेंज करता है? तो इसका बी फॉर बॉल हो जाएगा 1.01 से लेकर के 1.06 तक का होता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है स्टीम टरबाइन्स जो होता है ये कितने तरीके से गवर्न किया जाता है? गवर्न मतलब कंट्रोल किया जा सकता है, और इसको हम लोग सिंपली कहते हैं गवर्नर। तो गवर्नर का काम क्या होता है? आपको पता है जो अल्टरनेटर है आपका, इस अल्टरनेटर के शाफ्ट के ऊपर, या फिर सिंपली कहिए अल्टरनेटर पे आपका क्या होता है, वेरिएबल लोड रहता है। अब वेरिएबल लोड होने के कारण क्या होगा, जो भी आपका प्राइम मूवर है, मान लीजिए इस टरबाइन को आप एक तरीके से थर्मल पावर प्लांट की मदद से घुमा रहे हैं, यानी इस टरबाइन के साथ क्या होगा, आपका स्टीम टरबाइन कपल्ड होगा, ठीक है। ये आपका स्टीम टरबाइन कपल्ड है। तो अगर यहाँ पे लोड वेरी कर रहा है, अल्टरनेटर पे लोड अप डाउन हो रहा है, इसका मतलब क्या, इस टरबाइन के अंदर में जो स्टीम आ रहा है उसको भी अप डाउन करना होगा ना आपको। जैसे आप इमेजिन कीजिए कि 10 मेगावाट अभी पावर ये जनरेटर जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो उस समय जो भी स्टीम यहाँ से आ रहा होगा, वो एक तरीके से बैलेंस करके रखा होगा सिस्टम को। लेकिन अभी आप इमेजिन कीजिए कि 10 मेगावाट से डायरेक्ट आपका 12 मेगावाट का पावर का डिमांड आ गया अल्टरनेटर के ऊपर। तो क्या होगा, यहाँ से आपको स्टीम को बढ़ाना होगा ना, स्टीम के प्रेशर को बढ़ाना होगा, फिर स्टीम का जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाना होगा, तभी तो आपका ये टरबाइन एक तरीके से इस जनरेटर को हैंडल कर पाएगा। नहीं तो फिर क्या होगा, यहाँ पे हंटिंग कंडीशन आ जाएगा। तो ये जो कंट्रोलिंग करते हैं हम लोग, उसी को कहते हैं गवर्नर। तो गवर्नर एक तरीके से 3 प्रकार का होता है, नोजल, थ्रोटल और बाईपास। सबसे पहले थ्रोटल मैं समझाता हूँ। देखिए,
ये आपका स्टीम टरबाइन है। तो थ्रोटल में होता क्या है, सिंपली ये एक तरीके से नल का आपने देखा है ना, ये आप इमेजिन कीजिए कि ये नल का है, ठीक है। तो नलके में क्या होता है, ऊपर में वाल्व लगा होता है इस तरीके का। तो वाल्व को अगर आप पूरा खोलिएगा तो क्या होगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा आएगा। और वही वाल्व को थोड़ा कम कीजिए तो पानी का प्रेशर बहुत कम होता है। यानी थ्रोटल गवर्नर में क्या करते हैं, सिंपली एक वाल्व लगाते हैं, यहाँ पे आपका एक वाल्व होगा। और इस वाल्व को आगे पीछे करके आप स्टीम के बहाव को कंट्रोल कर सकते हैं। वही अगर हम लोग यहाँ पे नोजल की बात करें, तो नोजल देखिए, इस फोटो को देखिए, ये है आपका नोजल, ठीक है। तो यहाँ पे स्टीम के बहाव को यानी इंक्रीज करना है या फिर डिक्रीज करना है लोड के हिसाब से, वो हम लोग नोजल के थ्रू करते हैं। और वही अगर हम लोग बाईपास गवर्नर की बात करें, तो बाईपास में क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था कि जो टरबाइन होता है, जैसे इसी फोटो में देखिए, ये आपका क्या मल्टी स्टेज टरबाइन है ना। तो बाईपास गवर्नर में होगा क्या, कि आपका जो स्टीम है, यानी जो बॉयलर से स्टीम आ रहा है, ये डायरेक्ट आपके फर्स्ट स्टेज में इन ना करके आपका डायरेक्ट सेकंड स्टेज में इन करेगा या फिर फोर्थ स्टेज में इन करेगा। यानी बाईपास का मतलब है कि एक स्टेज को स्कीप कर देगा या फिर उसमें जाएगा ही नहीं, एक तरह से एक एक छोड़ करके जाता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम लोग बाईपास गवर्निंग। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि जो हमारा स्टीम टरबाइन होता है वो कितने तरीके से हम लोग गवर्न कर सकते हैं, तो उसमें ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है। नोजल से भी होता है, थ्रोटल से भी और बाईपास से भी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टॉपिंग टरबाइन को लेकर के है। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे आप इमेजिन कीजिए कि आपने एक थर्मल पावर प्लांट लगाया, ठीक है। और इस थर्मल पावर प्लांट का कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगा, मान लेते हैं 200 मेगावाट का आपने प्लांट बनाया था आज से 5 साल पहले। तो अभी क्या है, आपका कंज्यूमर बढ़ चुका है या फिर जो भी इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड है वो बढ़ चुका है। और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी विकसित हो रहा है कि आज की डेट में हर एक चीज़ इलेक्ट्रिसिटी पे ही काम कर रहा है। तो ये जो 200 मेगावाट साइज का पावर प्लांट है ना, अब इसके पास कैपेसिटी नहीं है उन कंज्यूमर को सप्लाई करने के लिए, यानी पावर सप्लाई नहीं कर सकता है। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इस 200 मेगावाट को बढ़ाना होगा, जनरेशन का कैपेसिटी बढ़ाना होगा। तो उस दौरान क्या होता है कि आपको एक नया बॉयलर बैठाना होगा, ठीक है। यानी अलग से आपको बॉयलर लगाना होगा और अलग से इसके लिए आपको टरबाइन भी लगाना होगा। तो देखिए, इस कंडीशन में जो हम लोग टरबाइन लगाएंगे ना, इस टरबाइन को हम लोग कहते हैं टॉपिंग टरबाइन। अब ऐसा क्यों करते हैं, तो देखिए, ये जो आपका थर्मल पावर प्लांट है, ये आपका एक तरीके से पुराना पावर प्लांट है ना। इसका मतलब क्या है कि इसमें पहले से भी बॉयलर होगा और पहले से भी इसमें क्या होगा, आपका टरबाइन होगा। लेकिन आपने अपने कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए या फिर कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हो तो क्या करना करना होगा, आपको बॉयलर बढ़ाना होगा, यानी बॉयलर लगाना होगा और टरबाइन भी बढ़ाना होगा और जनरेटर भी बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे टॉपिंग टरबाइन। तो टॉपिंग टरबाइन क्या होता है, देखिए सिंपली आप समझिए, ये आपका बॉयलर है। तो इस बॉयलर से जो स्टीम जा करके या फिर जो स्टीम निकलेगा, ये डायरेक्ट जाएगा आपके टॉपिंग टरबाइन में। और टॉपिंग टरबाइन हमेशा होता है हाई प्रेशर नॉन कंडेंसिंग। अब ये कैसे होता है मैं अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है। यानी मेन स्टीम जो है आपका इस टॉपिंग टरबाइन में जाएगा। और नाम से पता चल रहा है हाई प्रेशर, हाई प्रेशर मतलब क्या, जो बॉयलर से स्टीम निकलेगा, सिंपल सी बात है, उसका जो प्रेशर होगा बहुत ही हाई होगा ना। और इस टरबाइन से जो एग्जिट में स्टीम निकलता है, इसको हम लोग कभी भी कंडेंसर में नहीं फेंकते हैं। इसको हम लोग फेंकेंगे कहाँ पे, जो आपका पुराना टरबाइन है, ठीक है। पुराना टरबाइन यानी कहने के लिए जो आपका मीडियम टरबाइन है या फिर मीडियम प्रेशर टरबाइन है या फिर लो प्रेशर टरबाइन है, वहां पे, ठीक है। ये आपका यहाँ से निकल कर के यहाँ पे आ जाएगा। अभी मैं आपको फोटो दिखाता हूँ किस तरीके से कनेक्टेड होता है। और इसी के चलते इसका नाम पड़ा है नॉन कंडेंसिंग। नॉन कंडेंसिंग मतलब क्या है, ये जो एग्जिट में आपका स्टीम निकला ना, इस टॉपिंग टरबाइन के ब्लेड को घुमाने के बाद उसको हम लोग डायरेक्ट भेज रहे हैं अपने पुराने वाले टरबाइन में, ताकि हम लोग इसको बेटर तरीके से यूज कर सकें। देखिए, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये आपका स्टीम है, इधर हाई प्रेशर टरबाइन है, यानी इसको आप कह सकते हो टॉपिंग। और यहाँ से ब्लेड को घुमाने के बाद स्टीम कहाँ जाएगा, सीधे आपके मीडियम प्रेशर टरबाइन में, ठीक है। या फिर इसी को कहते हैं इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन। और यहाँ से फिर जो स्टीम बचा हुआ है
ट्यूब के थ्रू कहाँ जाएगा, आपका लो प्रेशर टरबाइन में, और उसके बाद जो है यहाँ से निकल करके सीधे कंडेंसर में जाएगा। जो एग्जॉस्ट दिखा है ना यहाँ पे, ये इसके नीचे में कंडेंसर होता है, यानी जो एरो लगा हुआ है ये सीधे आपके कंडेंसर में स्टीम को कनेक्ट करके फेंकेगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझने से पहले आपको यहाँ पे कंपाउंडिंग समझना होगा। स्टीम टरबाइन में हम लोग कंपाउंडिंग क्यों करते हैं। बोलता है अगर हम लोग सिंगल स्टेज टरबाइन की बात करें तो इसमें आपका जो स्टीम एक्सपेंड होता है, मैंने आपको बताया कि टरबाइन में जैसे ही आपका स्टीम इंटर करता है तो उस समय क्या होता है, उसमें एक्सपेंशन होता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर आपका कम होता है। तो जैसे ही आपका एक्सपेंड हो रहा है ना, तो ये प्रेशर को बहुत ज़्यादा एक तरीके डिक्रीज करता है। फिर कह सकते हैं प्रेशर डिफरेंस जो होता है आपका बहुत ज़्यादा होता है। अब कैसे ज़्यादा होता है, तो इसको मैं थोड़ा ग्राफ से समझाता हूँ। देखिए, अभी हम लोग इसी ग्राफ को देखते हैं। इसमें क्या है, अगर आप सिंगल स्टेज की बात करें तो सिंगल स्टेज में मतलब क्या है, ये प्रेशर पहले P1 पे था, ठीक है, और सिंगल स्टेज होने के कारण क्या है, एग्जिट प्रेशर यानी डायरेक्ट वन से, यानी P1 से डायरेक्ट कहाँ पहुंच गया, इस पॉइंट पे पहुंच गया। यानी इसमें प्रेशर का डिफरेंस बहुत ज्यादा है ना, और जितना ज्यादा प्रेशर का डिफरेंस है इसका मतलब क्या, उतना ही ज्यादा वो पावरफुल स्टीम है, और उसमें इतना ज़्यादा पावर होता है कि उस सिंगल स्टेज टरबाइन को काफ़ी हाई स्पीड पे घुमा सकता है। और हाई स्पीड में घूमने के कारण क्या होगा, इसका जो डिस्क है इस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा, जिसको हम लोग एक तरीके से मिनिमाइज करने के लिए, यानी स्ट्रेस पड़ना का मतलब क्या है, ये आपका टूट के एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंपाउंडिंग करते हैं। तो कंपाउंडिंग कुछ नहीं, हम लोग क्या करेंगे, उसमें मल्टी स्टेज टरबाइन बनाएंगे। देखिए, मल्टी स्टेज टरबाइन में कैसे हमारा प्रेशर कम हो रहा था, पहले वन से डायरेक्ट कहाँ गया, इस पॉइंट पे गया, ठीक है, फिर हम लोग का यहाँ से फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक गया। यानी यहाँ पे जो प्रेशर का जो कमी होता है ना, या फिर कह सकते हैं प्रेशर डिफरेंस, ये हम लोग का बहुत ही धीरे धीरे हर एक स्टेज में हमारा धीरे धीरे घटता है। लेकिन वही सिंगल स्टेज में देखिए, वन से डायरेक्ट कहाँ चला जाता है, टू में चला जाता है। तो वही चीज यहाँ पे थ्योरी में लिखा हुआ है, आगे बोलता है फ्रॉम द बॉयलर प्रेशर डाउन टू द एग्जॉस्ट प्रेशर, मतलब बॉयलर का प्रेशर और एग्जॉस्ट का प्रेशर, यानी जो निकल रहा है बाहर उसका प्रेशर, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होने के कारण यहाँ पे हाई वेलोसिटी होता है। और हाई वेलोसिटी अप्रोक्स 30,000 आरपीएम, सोच लिए 30,000 आरपीएम। अब इतने हाई स्पीड में घूमेगा तो क्या होगा, आपका ब्लेड पे स्ट्रेस पड़ेगा, जिसके कारण आपका ये लॉस में, यानी पूरा एक तरीके से डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, और या फिर कह सकते हैं इसका एफिशिएंसी भी यहाँ पे डाउन हो सकता है। वही बोलता है कि अगर हम लोग थर्मल पावर प्लांट की बात करें, जो हम लोग का जनरेटर है ये आपका क्या है, 3,000 आरपीएम पे, जिसको हम लोग टर्बो अल्टरनेटर बोलते हैं, फिर टर्बो जनरेटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, एन एस इक्वल टू 120 F/P, ठीक है, पोल हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन में। तो ये आपका क्या है, स्पीड पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पोल हमेशा क्या होता है, पेयर में होता है। तो कम से कम कितना पोल आप रख सकते हैं, ये पहले बताइए। सिर्फ और सिर्फ दो पोल, यानी दो पोल आपका मिनिमम पोल है किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन का, ठीक है। तो दो पोल के हिसाब से अगर आप एनएस निकालते हैं ना, तो आपका 3,000 जो है मैक्सिमम सिंक्रोनस स्पीड होगा। तो ये आपका क्या है, टर्बो अल्टरनेटर का स्पीड है ना। लेकिन अगर आप सिंगल स्टेज यूज करते हो, देखिए तो यहाँ पे कितना हाई स्पीड दिखा रहा है। तो इससे बचने के लिए, यानी अपने टरबाइन को 3,000 के आरपीएम पे घुमाने के लिए हम लोग कंपाउंडिंग यूज करते हैं। कंपाउंडिंग कुछ नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रीजनेबल ब्लेड टिप्स, स्पीड एंड टरबाइन, कंपाउंडिंग है नंबर ऑफ रोटर। देखिए यहाँ पे ढेर सारा रोटर जो होता है सीरीज में कनेक्टेड होता है, जिसके कारण हमारा प्रेशर, ढेर सारा सीरीज में रोटर कनेक्टेड, इसका मतलब क्या, हम लोगों ने स्टेज क्रिएट कर दिया, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। और अभी ग्राफ से मैंने आपको दिखाया कि स्टेजेस बनाने के कारण, या फिर स्टेजेस टरबाइन में हमारा कैसे प्रेशर धीरे धीरे घटता है, जिसके कारण आपका हाई वेलोसिटी नहीं आएगा कभी भी टरबाइन के ऊपर। देखिए, इस क्वेश्चन में वही बोल रहा है, स्टीम टरबाइन में हम लोग कंपाउंडिंग किस लिए करते हैं, तो रोटर के स्पीड को कम करने के लिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हम लोग के पास मीडियम या फिर लार्ज साइज स्टीम टरबाइन है, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा गवर्नर यूज करेंगे। गवर्नर क्या काम है, सिंपली स्टीम के बहाव को कंट्रोल करना। तो ये आपका हमेशा नोजल होता है, ठीक है। मीडियम और लार्जर में हम लोग हमेशा नोजल यूज करेंगे। देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन आपको याद करना होगा, और इस क्वेश्चन के लिए बुक में भी ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ कुछ भी, तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, तो इसे स्किप करते हैं। देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि आपके पास एक स्टीम टरबाइन है और इस स्टीम टरबाइन के अंदर जो स्टीम इंटर कर रहा है ये नोजल के थ्रू इंटर कर रहा है। यानी ये इमेजिन कीजिए आपका नोजल है, तो नोजल में क्या होता है आपका फिक्स्ड ब्लेड होता है इस तरीके का। तो अभी जो भी स्टीम इन करेगा यानी यहाँ पे एक तरीके से फ्रिक्शन पैदा करेगा। तो बोल रहा है कि अगर हम लोग फ्रिक्शन को कंसीडर करके चलते हैं तो अभी आपको सही ऑप्शन चूज करना है, तो इसका आंसर डी फॉर डॉग होगा। सबसे पहला ऑप्शन पड़ता है ड्राइनेस फ्रैक्शन, फ्रैक्शन जो होगा आपका वो बढ़ेगा। ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, ये आपका रेशियो है मास ऑफ ड्राई स्टीम डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ वेट स्ट्रीम। देखिए अभी यहाँ पे फ्रिक्शन को अगर हम लोग कंसीडर करके चलते हैं, फ्रिक्शन कहीं पे भी होता है इसका मतलब क्या, वहां पे हीट है एक तरीके से। अब हीट होने के कारण क्या होगा, जो भी स्टीम इस नोजल के अंदर इन कर रहा होगा ना, उसमें जो भी नमी होगा वो क्या होगा, कुछ ना कुछ कम जाएगा ना इस हीट के कारण। यानी जो आपका मास ऑफ ड्राई स्टीम है ये आपका बढ़ जाएगा। देखिए मास ऑफ ड्राई स्टीम बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा हीट मिल रहा है फ्रिक्शन के कारण, डिवाइडेड बाय ये जो टोटल मास ऑफ वेट स्टीम है। अगर आपका ड्राई स्टीम बढ़ चुका है तो सिंपल सी बात है नीचे वाला जो वैल्यू होगा ये क्या होगा, कम जाएगा ना। वेट स्टीम, भाई जो वेट स्टीम है वही तो सूखेगा ना एक तरीके से इस हीट के कारण। इसका मतलब क्या हुआ, आपका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर आपका छोटा हो गया। तो इसको ऐसा समझिए, केस वन में मान लेते हैं जब फ्रिक्शन नहीं था तो न्यूमरेटर आपका 7 था और डिनोमिनेटर मान लेते हैं आपका यहाँ पे 5 था। लेकिन जब हम लोगों ने फ्रिक्शन को कंसीडर कर लिया तो उस समय क्या होगा, आपका ये बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा हीट मिल रहा है और ये आपका नीचे वाला क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो इसके कारण क्या हुआ, आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन आपका बढ़ चुका है। तो पहला लाइन बिल्कुल सही है। अगला बोलता है डिक्रीज इन एग्जिट वेलोसिटी फ्रॉम द नोजल, बिल्कुल सही बात है। जब भी ये स्टीम इस नोजल से होकर के गुजरेगा यानी यहाँ से जब बाहर निकला तो क्या होगा, इसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी में कमी आएगा ना, क्योंकि एक तरीके से रुकावट पैदा कर रहा है ये सब। ठीक है, तो इस बेसिक सा क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हम लोग सुपर हीटेड स्टीम यूज करते हैं तो उसका क्या क्या बेनिफिट होता है। तो इसका ऑल ऑफ द हो जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। बोल रहा है कि अगर हम लोग सुपर हीटेड स्टीम यूज करेंगे, सुपर हीटेड स्टीम यूज कर रहे हैं इसका मतलब क्या कि इसका एंथैल्पी बहुत ही बेटर है। एंथैल्पी बेटर है इसका मतलब क्या, इसका प्रेशर भी हाई होगा और टेम्परेचर भी हाई होगा और इसका इंटरनल एनर्जी भी हाई होगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसी स्टीम के सहारे अपने टरबाइन को घुमाएंगे ना। ठीक है, तो जितना हाई प्रेशर और जितना हाई टेम्परेचर होगा वो हम लोग के लिए बेटर है एक तरीके से, क्योंकि टरबाइन को घुमाना है। तो यहाँ पे वही बोलता है कि अगर आप सुपर हीटेड स्टीम यूज करते हैं तो आपको कम स्टीम यूज करना होगा ना सेम पावर आउटपुट को जनरेट करने के लिए। ठीक है, और वही अगला बोलता है यहाँ पे आपका मैकेनिकल रेजिस्टेंस जो होगा कम हो जाएगा स्टीम को बहने में। क्यों, क्योंकि देखिए सुपर हीटेड स्टीम है ना तो वो एक तरीके से इनविजिबल होता है। इनविजिबल, अभी मैं आपको इस पे वीडियो एक सजेस्ट कर दूंगा। और इनविजिबल होने का ना मतलब क्या, आप सिंपली समझिए सुपर हीटेड मतलब इसमें पूरा पूरा ये ड्राई है। ड्राई है एक तरीके से क्या मतलब, इसमें कोई नमी नहीं है। तो नमी अगर होता, आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास स्टीम है जिसमें कुछ ना कुछ नमी है। नमी है मतलब क्या, पानी है उसमें। तो इस पानी को आगे बढ़ने में दिक्कत होता ना जब भी ये किसी भी ब्लेड से टकरा करके निकलता है, क्योंकि डायरेक्ट टकरा जाएगा तो ब्लेड पे ही चिपक जाएगा ये। लेकिन अगर आपका ड्राई है एक तरीके से, ड्राई है कि मत क्या, हवा है ना एक तरीके से आपका। अब हवा एक तरीके कहीं नहीं रुकेगा ना, कहीं चिपकेगा भी नहीं वो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे मैकेनिकल रेजिस्टेंस कम हो जाता है और इसको फ्लो होने में आसानी होता है। और बोलता है इसके कारण आपका इफिशियंसी भी बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। और इसके कारण जो टरबाइन का ब्लेड है वो सूखा हुआ रहता है। और टरबाइन का ब्लेड हम लोग को सूखा हुआ रखना भी होता है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोग वेट स्टीम डालेंगे तो वेट स्टीम के कारण क्या होगा, इसमें कोरोजन ये सब लग जाएगा। और कोरोजन लगने के कारण क्या होगा, इसका लाइफ जो होगा शॉर्ट हो जाएगा। तो ये तीसरा लाइन भी वही बोल रहा है, तो इस बेसिस पे इसका ऑल ऑफ द अबव होगा। और जब आपको इस तरीके क्वेश्चन में दो ऑप्शन लगे बिल्कुल सही है, मैच कर रहा है, तो ऑटोमेटिक आपका डी फॉर डॉग आंसर मानना चाहिए।